मॉर्निंग बच्चों। पूर्व की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व यानी यूएसए और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व पर आने से पहले बच्चों, इसकी पृष्ठभूमि में मैंने आपको कल तृतीय विश्व किन देशों के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है उसके बारे में और ऐसे देशों की जो सामान्य विशेषताएं हैं, जो सामान्य लक्षण हैं, उनके बारे में बात की। आज की कक्षा में हम इन देशों में पाई जाने वाली विविधता के बारे में बात करेंगे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तृतीय विश्व के देशों की क्या भूमिका रही है, क्या योगदान है या वो क्या रोल निभाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम जो आपका टॉपिक है सिलेबस का अमेरिका और तृतीय विश्व, इस पर आएंगे। आपको इस टॉपिक पर आने से पूर्व इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से मैं आपको पहले यह जो पूर्व की क्लास में चर्चा की है और आज की क्लास में भी चर्चा करने जा रही हूँ, यह आवश्यक समझा। तो बच्चों, मैं पहले तो पूर्व की क्लास की चर्चा को ही समाप्त करते हुए या सार रूप में बताते हुए आज के टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे। तो कल जो हमने पढ़ा वो एक तो था कि तृतीय विश्व जो ये शब्द है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, ये किनके लिए प्रयोग किया जाता है और इनमें ऐसे देशों में कॉमन जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एक बार मैं पुनः आपको बताऊं बच्चों, परीक्षा के लिए भी आपके लिए यह काफ़ी उपयोगी रहेगा। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कुल मिलाकर ऐसे देशों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो लंबे समय तक किसी उपनिवेश या साम्राज्यवाद के अधीन रहे हों, और चूंकि वो लंबे समय तक किसी उपनिवेश या साम्राज्य के अधीन रहे थे, किसी का उपनिवेश बनकर रहे थे, ऐसे में वहाँ पर जो शासन व्यवस्था कह लो, अर्थव्यवस्था कह लो, सामाजिक उन्नति कह लो, आर्थिक प्रगति कह लो, नहीं के बराबर हुई। तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका मुख्य रूप से जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार बने हैं बच्चों, वो इन महाद्वीपों के राष्ट्र ही अधिक बने हैं। तो आप तृतीय विश्व को परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश जो लंबे समय तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार रहे हैं और ऐसे में वो आज तक विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में गिने जाते हैं, जहाँ पर आर्थिक विकास या सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में विकास अभी भी विकास के पथ पर केवल रेंग ही रहा है, विकास की तरफ वो सिर्फ बढ़ ही रहे हैं। उनको हम तृतीय विश्व के देशों में शामिल कर सकते हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कि ये तृतीय विश्व के देश हैं, वह अपने आप अपने विकास को बढ़ावा तो दे ही रहे हैं बच्चों, पर निसंदेह महाशक्तियों के आप कह सकते हो सहायता या अनुदान से ये अपने यहाँ पर विकास को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। अब बात करें इनकी जो कल विशेषता की गई थी उनको समाप्त करने की, तो कॉमनली इन सभी देशों में, तृतीय विश्व के देशों में हमने देख सकते हैं कि ये सभी मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश हैं। यानी यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो नागरिक है, जो जनता है, इनका जो जीवन यापन का अहम जो साधन है वो कृषि ही है।
दूसरा यह कि यहाँ वाले देश, तृतीय विश्व के देश अपने निर्यात पर अधिक आश्रित हैं। यहाँ की जनसंख्याएं भी काफ़ी हैं, अधिक हैं। साथ ही सभी में कॉमनली राजनीतिक, जो अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर कार्यपालिका के अधिक प्रभाव के कारण विधायिका का जो ह्रास या पतन है वो भी हम देखते हैं। अधिकतर इन देशों में एक दल प्रणाली का लंबे समय तक शासन भी रहा है। फिर यहाँ पर जो करिश्माई नेतृत्व है, अधिकतर इन देशों में उन्होंने प्रभाव डाला है इन देशों की विकास पर, इन देशों के अंतर्राष्ट्रीय छवि पर। और साथ साथ यहाँ इन देशों में, तृतीय विश्व के देशों में एक और कॉमनली बात है, वो है भ्रष्टाचार की। इन देशों में विकास की गति वैसे ही धीमी है और फिर इन देशों में होने वाले भ्रष्टाचार उसको और धीमी कर देता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की भी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत और पाकिस्तान सहित कई दक्षिण एशियाई क्षेत्र और देश ऐसे हैं जो विश्व के भ्रष्टतम देशों की श्रेणी में आते हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों कि तृतीय विश्व के जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, वो विश्व में भ्रष्टाचार के लिए भी जाने जाते हैं। इसके अलावा इन देशों में एक कॉमनली चीज़ है कि ये अपने सैन्य खर्चों को अपने विकास के लिए या अपने नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बनिस्पत, या आप कह सकते हो उस सैन्य खर्चे ज़्यादा करते हैं, सैन्य सामग्रियों पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ज़्यादा बजट खर्च करते हैं, न कि अपने देश की विकास पर इतना खर्च करते हैं। तो इस प्रकार से तृतीय विश्व में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के वो देश आते हैं जो लंबे समय तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार रहे, और इन सभी देशों में कॉमनली कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं कि कॉमनली कुछ विशेषताएं या लक्षण तो इन देशों में दिखते हैं, पर साथ ही इन देशों में विविधताएं, असमानताएं भी देखने को मिलती हैं, जो इस प्रकार से है बच्चों कि इन देशों में संसाधनों की क्षेत्र की दृष्टि से देखें या संसाधनों की दृष्टि से देखें, रिसोर्सेज की दृष्टि से देखें तो काफ़ी विविधताएं हैं। जैसे कहीं तो प्राकृतिक संसाधनों की भरमार हैं और कहीं पर प्राकृतिक संसाधन नहीं के बराबर है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें सूडान में, तो वहाँ प्राकृतिक संसाधन नहीं के बराबर है, नेचुरल रिसोर्सेज जिनको कहते हैं। और वहीं नाइजीरिया में देखें तो प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। तो आप कह सकते हो कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से जो है वह भी इन देशों में विविधता पाई जाती है। एक और है विविधता इनमें जनसंख्या की दृष्टि से कि किसी तृतीय विश्व के देश की तो जनसंख्या बहुत है और किसी की बिल्कुल ही कम है। जैसे जावा जो इंडोनेशिया में है, वहाँ की जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की ही 1/3 जनसंख्या है। और लीबिया है जो कि एक बड़ा तेल उत्पादक देश है, उसकी जनसंख्या काफ़ी कम है। तो इस प्रकार से भारत और ब्राज़ील जैसों को भी देखते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या बहुतायत में हम देख सकते हैं। फिर जातीय दृष्टि से भी इन देशों में, तृतीय विश्व के देशों में काफ़ी विभिन्नताएं हैं बच्चों। जातिगत दृष्टि से, सामाजिक संरचनाओं की दृष्टि से, सामाजिक संस्थाओं की दृष्टि से भी इन देशों में काफ़ी विविधता पाई जाती है। साथ ही राजनीतिक विरासत को भी देखें हम तो इन देशों में विभिन्नताएं हैं। जैसे कई देशों में तो कभी भी इन में आप देख सकते हो कभी भी उपनिवेशवादी शक्तियों का प्रवेश नहीं हुआ है, और कई हैं जो काफ़ी पुरानी संस्कृतियां हैं जिनमें